नमस्कार, चंद्रकांत विपट अमेरिका से। आज मैंने सोचा एक अलग अलग चीज़ इस वीडियो में आपको दिखाऊं, जो मैंने पढ़ा देखा कि पटौड़ी के नवाब इफ्तिकार अली खान और भोपाल नवाब बेगम साजिदा सुल्तान की शादी की एक तस्वीर 1939 में भोपाल की एक प्रोफेशनल महिला फोटोग्राफर ने क्लिक की थी, जिसमें नवाब पटौड़ी और साजीदार सुल्तान की सलामी रस्म के दौरान अन्य महिलाओं के साथ वो पिक्चर में दिखाई देता है। सलामी मुस्लिम शादियों में एक रस्म होती है जहां महिलाएं दूल्हा दुल्हन को तोहफे देती हैं, और उस समय भोपाल के पदेदारी की वजह से दूल्हा के साथ उनके दोस्तों या दूसरे मर्दों को औरतों में जाने की इजाज़त नहीं होती थी। इसलिए किसी पुरुष फोटोग्राफर को भी औरतों में जाने की इजाज़त नहीं दी गई, और ऐसा माना जाता है कि पहली बार था कि किसी मुस्लिम शादी में सलामी रस्म की तस्वीरें खींची गई, और ये दौर था 1939 का था। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है, जो नहीं होता है वो कभी हो जाता है, और जो होता है वो कभी नहीं होता है। चलो आगे एक दूसरी और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस सुधांशु धुलिया ने कहा कि मेरे लिए एक फैसला काफ़ी निराशाजनक था। मुझे लग रहा था कि उमर खालिद और सरजित इमाम बेल मिल जाएगी। 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं, 1 साल तक बेल के लिए अर्जी नहीं डाल सकते। यहाँ कहाँ से एक किस प्रकार का न्याय है? एक जज, शायद मैंने वॉलपेपर पर पढ़ा। और वही तो मैं कहता हूँ कि भारत में न्याय अंधा है, कानून अंधा है। आज जिन परिस्थितियों में देश चल रहा है, शायद, और वही एक इंसान के जिसकी मैं बात अभी करता हूँ कि न्यायमूर्ति, मुझे आपकी निष्पक्षता पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन इस अदालत का एक अफसर होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि एक अप्रिय बात आपके सामने रखूं। जब आपकी अपनी प्रमोशन की फाइल प्रधानमंत्री के कार्यालय में पड़ी है, उस वक्त आपका इस केस में फैसला करने में जल्दबाजी करना जनता में गलत संदेश देगा। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस खैर की अदालत में प्रशांत भूषण द्वारा की गई इस बहस के बावजूद फैसला सुनाने में आखिरी जल्दीबाजी कर दी गई, और पीएम समेत तमाम आरोपियों को राहत दे दी गई। अब आप ही सोचिए कि इस राहत का क्या मतलब हो सकता है। वो ऐसा कहने वाले वो प्रशांत भूषण। तो मेरा कहने का मतलब, जिस प्रशांत भूषण ने उस टाइम डॉक्टर मनमोहन सरकार के वक्त जो भी किया, आज वही प्रशांत भूषण कहता है कि मैंने गलत किया। एक बंदे को जो आरटीआई के मुताबिक सब कुछ मिल गया, जिस आरटीआई मनमोहन ने दी वही आरटीआई उसके लिए उसका अंजाम बुरा करने में कामयाब हो गई। यही तो देश की कम नसीबी है। वही राजीव गांधी जिसने जो वोटिंग राइट्स 18 साल दिए, वही युवाओं ने राजीव गांधी को हराया। इस देश में जो अच्छा करता है वो उनके लिए बुरा हो जाता है। तो चलो, आज भी न्यायतंत्र इसी तरह चलता है जो पहले चलता था और चलने वाला है, उसको कोई सुधारेगा नहीं, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि मैंने क्रिमिनल, हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट, लेबर कोर्ट, सब कोऑपरेटिव ट्रिब्यूनल, सब मैंने घूमा और देखा जिस तरह से वकीलें काम करते हैं, जजिस काम करते हैं, जिस तरह फाइलें चलती हैं, और सरकारी सभी तंत्र में लोग इतने परेशान हैं कि शायद इंसान को जहर पीना मंजूर है, लेकिन कोर्ट कचहरी में जाना मंजूर नहीं है। ऐसी हालत भारत देश की है।
मुझे दुख होता है, मुझे शर्म होती है, मुझे तकलीफ़ होती है कि पढ़ा लिखा इंसान की जो हालत ऐसी है, तो अनपढ़ लोगों की हालत इस देश में क्या होगी, उसको क्या न्याय मिलता होगा, वो एक सवाल है। चलो हम एक आगे थोड़ा चेंज टॉपिक करते हैं। हम जानते हैं कि आपके पास पैसे नहीं हैं, इसलिए फ़िलहाल आप 1 रुपया दे दीजिए, बाकी पैसे शूटिंग जब शुरू हो तब दे दीजिएगा। मधुबाला के पिता अताउल्ला खान ने डायरेक्टर शक्ति सामंत से ये बात कही। क्यों और एक सिलसिले में कही थी, ये तो आपको पता चल ही गया होगा कि जो फोटो में मैंने उसमें देखा, तो एक कहानी है कि उस वक्त एक तक मधुबाला से शक्ति सामंत जी की कोई जान पहचान नहीं थी, लेकिन वो उन्हें अपनी नेक्स्ट फिल्म हावड़ा ब्रिज में कास्ट करना चाहते थे। इसलिए शक्ति ने दादा मुनि अशोक कुमार से बात की और दादा मुनि को बताया कि अपनी नेक्स्ट फिल्म के लिए वो मधुबाला को साइन करना चाहते हैं। वो वक्त था, वो दौर था। उस ज़माने में स्त्रियाँ किस तरह फिल्म इंडस्ट्री में आती थी, वो ज़माना, वो दौर था, किस तरह स्क्रिप्ट तैयार करनी, याद करनी, किस तरह रिपीट होती थी और किस तरह कितने पैसे में पिक्चर बनाते थे। वो वक्त था, वो दौर था। तो दादा मुनि ने शक्तिदास से वादा किया कि वो जल्द ही उन्हें मधुबाला से मिलाएंगे। कुछ दिन बाद दादा मुनि ने शक्तिदा को बताया कि उन्होंने मधुबाला से बात कर ली है और दादा मुनि ने शक्तिदा को टाइम भी बता दिया कि कब शक्तिदा को मधुबाला से मिलने के लिए उनके घर जाना है। दादा मुनि ने बताया टाइम पर शक्तिदा मधुबाला जी के घर पहुंच गए। मधुबाला शक्तिदा को अपने रूम में ले गई और कहानी सुनाने को कहा और शक्तिदा ने मधुबाला को फिल्म की कहानी तो नहीं बताई, लेकिन मधुबाला को हीरोइन का कैरेक्टर बहुत अच्छे से नरेट किया। शक्तिदा ने मधुबाला जी से कहा कि आपका किरदार एक क्रिश्चियन लड़की है, आपको हिंदी सही से नहीं बोलना आता, आप टूटी फूटी हिंदी बोलती हैं, जैसे हमको तुमसे शादी बनाना मांगता। मधुबाला को जब शक्तिदा उनका किरदार समझा रहे थे तो मधुबाला को बड़ा मज़ा आ रहा था। वो बहुत हंसी और कैरेक्टर नरेशन के दौरान फिर तो मधुबाला ने फिल्म की कहानी सुनना जरूरी ही नहीं समझा। अपना किरदार सुनकर ही उन्होंने शक्तिदा को कहा, आई एम डूइंग द फिल्म। जब शक्तिदा ने मधुबाला से पूछा कि आपकी फीस वगैरह के बारे में किससे बात करनी होगी, तो मधुबाला ने कहा कि मेरे पिता से बात कीजिए। फिर मधुबाला शक्तिदा को नीचे लेकर आई और अपने पिता से मिलाया और खुद वहाँ से चली गई। वो वक्त, वो दौर, कितना रिस्पेक्ट करते थे। शक्तिदा ने मधुबाला के पिता अताउल्ला खान से फीस के बारे में पूछा। उन्होंने शक्तिदा को मधुबाला की फीस बताई और जब शक्तिदा साइनिंग उन्हें देने लगे तो उन्होंने कहा कि 1 रुपया ही दीजिए अभी। मधु ने कहा है कि 1 रुपया लेना है, हमें पता चला कि आपके पास अभी ज़्यादा पैसे नहीं हैं, तो फिलहाल आप 1 रुपया दे दीजिए, जब शूटिंग स्टार्ट होगी तब आप साइनिंग अमाउंट दे देना। ऐसे भी कलाकार थे, ऐसे भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स से जो एक दूसरे को मदद करते थे, रिस्पेक्ट करते थे। सिर्फ पैसा दुनिया में सब कुछ नहीं है। इंसान को एक वक्त के मुताबिक एक दूसरे को मदद करेंगे, उनसे ज़्यादा धनवान तो ईश्वर कोई हो ही नहीं सकता है। और शक्तिदा बहुत खुश हुए और उस दिन मधुबाला को वो सेंटर देखकर, वैसे सिर्फ मधुबाला जी ही नहीं, दादा मुनि अशोक कुमार ने भी शक्तिदा से सिर्फ 1 रुपया ही लिया था साइनिंग अमाउंट के तौर पर। उनकी फीस शक्तिदा ने बाद में चुकाई थी। हावड़ा ब्रिज जब फिल्म बनकर रिलीज़ हुई तो बढ़िया चली थी और इस फिल्म की कामयाबी से शक्ति सामंत जी को बढ़िया फ़ायदा हुआ था।
शक्ति सामन का 13 जनवरी 1926 को जन्म हुआ था और वो महान फिल्मकार थे, उसको मैं सलाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और जो शक्ति सामंत जी के बैनर शक्ति फिल्म की पहली फिल्म थी हावड़ा ब्रिज, और दादा मुनि हीरो और मधुबाला हीरोइन थी, और ओपी नैयर साहब का संगीत था। मेरा नाम चिन चिन चू, जो हेलन जी पर फिल्माया गया था, वो बड़ा मज़ेदार गाना था, मुझे आज भी याद है। और मैं ऐसे तो संगीत का बहुत शौकीन नहीं था, लेकिन कितने सारे पिक्चर देखकर वो गाना किशोर कुमार, रफ़ी, मुकेश, मन्ना डे, ये सब लता मंगेशकर, उस जमाने के जो कितने सारे गायक, आज उनके मुताबिक कोई भी गायक पैदा नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो आपको मैंने एक कहानी सुनाई, क्षमा करना। मैं सब मुझे कहते हैं, मैंने वीडियो देखा उसमें कहते हैं कि आप प्रमोट कीजिए तो लोग ज़्यादा ऑडियंस आपको मिलेंगी। माफ़ करना, मैं मोनेटाइजेशन पैसा कमाने के लिए वीडियो नहीं बनाता हूँ और मैं प्रमोट नहीं करता हूँ। आपको अच्छा लगता है लाइक करो, ना लाइक करो, देखो ना देखो, सिर्फ मैं तो आप लोगों की जानकारी के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए ये मैं वीडियो बनाता हूँ, आपके लिए बनाता हूँ। मुझे कुछ लेना नहीं है, मुझे आपका प्रेम चाहिए। यही आज का पैगाम, चंद्रकांत भाई भट्ट, अमेरिका से।